लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमी वेरिएबल कॉस्ट तक पढ़ा था ना। सही है। और हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली थी। आवाज आ रही है सबको? बैक साइड तक वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। और हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ये पढ़ा था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। सही है। यहाँ तक हमने चीजें जो है वो डिस्कस कर ली थी। अब वहीं से हमें जो है वो आगे की चीजें डिस्कस करनी है। लेट्स से मैं आपके पास जो है ना एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल लिखता हूँ। हमारे पास एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक हिस्सा फिक्स्ड होता था और एक हिस्सा वेरिएबल होता था। ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट वाला जो हिस्सा है वो 200 है। सारे में यार फैंस भी ऑफ कर दो, सारे एसी खुल रहा हुआ है ना। हाँ, और माइक ले आओ। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 15 है। सही है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 100 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा जो है वो 15 रुपए है। अब फॉर एग्जांपल लेट से मैं आपको ये बोलता हूँ, यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ और साथ में उसकी कॉस्ट की जो अमाउंट है ना वो मेंशन करता हूँ। 4 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 4 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? जब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक हिस्सा फिक्स्ड होता है और एक हिस्सा वेरिएबल होता है। तो हम जब 4 यूनिट्स की कॉस्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 200 रुपए फिक्स वाले तो आपने पे करने ही करने हैं और उसके अलावा आपने 4 यूनिट्स के 15 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज फर्दर पे करने हैं, यानी कि आपका जो टोटल खर्चा है या टोटल कॉस्ट है वो 260 होगी। अच्छा, अगर 4 के बजाय लेट से 7 यूनिट्स होते, 4 के बजाय अगर 7 यूनिट्स होते तो मेरा जो टोटल खर्चा होता उसमें 200 रुपए फिक्स्ड होते और 7 यूनिट्स के 15 रुपए के हिसाब से 105 रुपए वेरिएबल वाले होते, तो टोटल खर्चा कितना होता? 305 रुपए। सही है। तो आपकी जितनी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें एक हिस्सा फिक्स्ड होता है और एक हिस्सा वेरिएबल होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि यूनिट्स जो है ना वो 4 से 7 पर गए तो यूनिट्स कितने से इंक्रीज हुए? यूनिट्स 3 से इंक्रीज हुए। खर्चा जो है वो 260 से 305 पर गया है तो खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ? खर्चा 45 से इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि जब यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो खर्चा इंक्रीज होता है, लेकिन खर्चे का इंक्रीज फिक्स्ड वाले हिस्से की वजह से नहीं होता बल्कि वेरिएबल वाले हिस्से की वजह से होता। देखो, 4 यूनिट्स पर फिक्स खर्चा 200 था और 7 यूनिट्स पर भी फिक्स्ड वाला खर्चा 200 ही है, तो इजाफा फिक्स्ड वाले पोर्शन में आता है? नहीं, इजाफा जो आता है वो वेरिएबल वाले पोर्शन में आता है। बिकॉज पहले आपके पास 4 यूनिट्स 15 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये खर्चा 60 था और अब ये 15 रुपए के हिसाब से 7 यूनिट्स, ये ही वाला जो खर्चा है ये 105 पर चला गया। तो इजाफे की जो रीजन है ना वो आपको पता होनी चाहिए। अगर 4 यूनिट्स पर 260 का खर्चा था और 7 यूनिट्स पर खर्चा 305 का है तो खर्चे का जो इजाफा है 45 रुपए, वो इसलिए है कि वेरिएबल हिस्सा इंक्रीज हुआ। फिक्स हिस्सा तो 200 और 260 में भी 200 रुपए था और 305 में भी फिक्स हिस्सा 200 रुपए है। इजाफे की रीजन ये होती है क्योंकि यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे तो मल्टीप्लाइड बाय 15 से वो जो अमाउंट बना था वो भी ज्यादा बना। समटाइम्स आपके सवाल इस तरह से आएंगे, कभी कभी आपके पास सवाल इस तरह से आएगा कि सवाल बोलेगा कि भाई एक कंपनी थी, उसने जब 4 यूनिट्स इस्तेमाल करे तो उसका जो खर्चा था वो 260 था। फिर सवाल ये बोलेगा कि 4 के बजाय जब उसने 7 यूनिट्स इस्तेमाल करे तो उसका जो खर्चा था वो 305 था। सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन दे देगा जो लाइन के राइट साइड पर लिखी है मैंने। बोलेगा 4 यूनिट्स पर इस कंपनी का खर्चा 260 था और 7 यूनिट्स पर इस कंपनी का खर्चा 305 था।
फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो तरीका होगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। आप ये कहोगे कि खर्चा जो है वो 260 से 305 पर गया है, यानी कि खर्चे में 45 रुपए का इजाफा आया है, 45 रुपए का चेंज आया है, 45 रुपए का इंक्रीज आया है। और यूनिट्स जो है वो 4 से 7 पर गए। यूनिट्स अगर 4 से 7 पर चले गए तो यूनिट्स में 3 का इजाफा या 3 का चेंज है। और अगर आप 45 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका जो वेरिएबल हिस्सा आता है वो 15 रुपीज पर यूनिट आ जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ऊपर मैंने लिखा है कि भाई इजाफा कितना हुआ खर्चों में, 45 रुपए का। इजाफे की वजह क्या थी, इजाफा हुआ क्यों? इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 3 यूनिट्स ज्यादा इस्तेमाल करे थे। तो अगर 45 रुपए से खर्चा इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्योंकि 3 यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट 15 रुपए का होगा। 45 का अगर इजाफा 3 यूनिट्स की वजह से है तो 45 डिवाइडेड बाय 3, एक यूनिट जो है वो 15 रुपए का होगा। ठीक है, ये तरीका आप अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उन सवालों में जब आपको उसने दो कॉस्ट दी हुई होंगी और दो तरह के यूनिट्स दिए हुए होंगे और वो आपसे पूछ रहा होगा कि मुझे वेरिएबल वाला हिस्सा बताओ या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए या कितनी होगी। सही है, तो आपका आंसर चेंज इन कॉस्ट। आपने बोला भाई कॉस्ट में जो इजाफा है वो हमारे पास आ रहा है 45 रुपीज का, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स का जो इजाफा है वो हमारे पास आ रहा है 3 यूनिट्स का। इसमें बताओ कोई मसला है? ठीक है, अगर आप कॉस्ट में इजाफा देखते हो तो 45 है, यूनिट्स में इजाफा देखते हो तो 3 यूनिट्स का इजाफा। इधर आई होप कि किसी को कोई मसला नहीं होगा इधर तक। ठीक है, अच्छा अब हमने देखो फिक्स कॉस्ट भी कवर कर ली, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर ली और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर ली। एक और स्टेप फिक्स कॉस्ट है। स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है उसके बारे में मैंने आपसे ये कहा कि वो आप कैफ लेवल पर जो है कैफ 3 में डिस्कस करोगे। यहाँ पर अगर कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट का कोई इम्प्लीकेशन आ रही होगी तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जब उसकी इम्प्लीकेशन होगी, कोई ऐसी बात होगी जो उससे रेलेवेंट है, तो मैं उसी वक्त उसको डिस्कस कर लूंगा। अब हम और आगे आते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं और हम वापस से ये लिखते हैं कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है एज सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। अच्छा जनरली हमारी जितने भी खर्चे होते हैं ना उसके हम दो हिस्से कर लेते हैं, वेरिएबल या फिक्स्ड। देखो स्टेप फिक्स कॉस्ट तो अभी हमें पढ़नी नहीं है, वो कैफ में पढ़नी है, हमने डिस्कस किया। तो एक कॉस्ट हो गई फिक्स्ड, एक हो गई वेरिएबल, तीसरी क्या हो गई सेमी वेरिएबल। लेकिन सेमी वेरिएबल को जो है ना फिक्स्ड और वेरिएबल हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तकसीम करा जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो फिल वक्त आप एज्यूम करो कि दो ही कॉस्ट है, उसकी कोई रीजन है वो मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त आप एज्यूम करो कि जितनी भी कॉस्ट है ना वो या तो फिक्स्ड है या वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉफिट का फंक्शन हमने देखा था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस कर दो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दो इसमें से फिक्स कॉस्ट। अब मैं कॉस्ट के दो हिस्से कर रहा हूँ, सेल्स रेवेन्यू में से हम सारी कॉस्ट को माइनस कर दें तो प्रॉफिट आता है। सारी कॉस्ट में हमने बोला अभी आप एज्यूम करो कि दो ही तरह के खर्चे हैं, या तो खर्चे फिक्स्ड है या तो खर्चे वेरिएबल है। तो सेल्स रेवेन्यू में से या तो सारे खर्चे माइनस करो या फिर सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल सारे माइनस करो और फिक्स सारे माइनस करो, एक ही बात हो गई। सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट या सेल्स रेवेन्यू माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट एंड माइनस फिक्स कॉस्ट, एक ही बात हो गई। अब एक नई टर्म वो कहलाती है कंट्रीब्यूशन।
सर कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है ये भी अगेन कुछ टाइम बाद में बताऊंगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है ना उसको कैलकुलेट करने का तरीका है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये अपने पास नोट कर लो। सेल्स रेवेन्यू में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूं ना, सेल्स रेवेन्यू में से अगर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करता हूं तो जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। हमने यहाँ पे लिखा भाई प्रॉफिट बराबर है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, देखो ये चीज सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैं लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन, और फिर आगे मैं लिख देता हूं माइनस फिक्स कॉस्ट। ऐसा भी कर सकते हैं ना? ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि बराबर है सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट के, तो अगर कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, तो जहां पर प्रॉफिट में सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है उसकी जगह हमने लिख लिया कंट्रीब्यूशन। तो हम प्रॉफिट को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जो सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जगह मैंने एक चीज लिख ली, और वो एक चीज मैंने लिख ली कंट्रीब्यूशन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। एज्यूम कर लो कि एक कंपनी है और वो जो भी प्रोडक्ट बेचती है उन प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस है, उन प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही है और उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो है लेट से 45। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता था? सेलिंग प्राइस का मतलब होता था कि कंपनी एक सिंगल चीज कितने रुपए में बेच रही होगी। सेलिंग प्राइस का मतलब होता था कंपनी एक सिंगल चीज जो है ना वो कितने रुपए में बेच रही होगी। तो हमने सेलिंग प्राइस जो है वो तय कर ली कि 45 है। फिर हम लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना कंपनी की वो लेट से 20 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब होता था कि एक चीज की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती थी जो यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज होती रहे। जिस तरह से क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी मुझे फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी, तो हर हैंडआउट की कॉस्ट मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट होगी, है ना? ऐसी एग्जांपल दी थी। या जिस तरह से वो बुक शॉप वाली एग्जांपल, जिसमें वो जितनी बुक्स बेचेगा उतनी बुक्स उसको खरीदनी पड़ेंगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट थी। अच्छा, फिर फिक्स कॉस्ट एज्यूम कर लो कि है 100। फिक्स कॉस्ट एज्यूम कर लो कि है 100। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती थी? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती थी, वो खर्चा होता था जो आपने हर हाल में पे करना है और चेंज नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो कुछ यूनिट्स लिखता हूँ। यूनिट्स में हम लिख लेते हैं 0 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स रेवेन्यू। सेलिंग प्राइस में और सेल्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता था? सेल रेवेन्यू, हाँ, सेलिंग प्राइस 1 यूनिट और सेल्स रेवेन्यू पूरे सारे यूनिट्स का। तो अगर मैं 1 यूनिट 45 का बेचता हूँ लेकिन मैंने बेचे 0 यूनिट्स हैं, तो सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, 1 यूनिट 45 का बेचता हूँ लेकिन 2 यूनिट्स बेचे हैं, तो सेल्स रेवेन्यू 90 होगा। 4 पर कितना होगा? 180। 6 पर, 8 पर 360। सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो 45 वाली 2 चीजें बेची तो 90 रुपए, 45 वाली 4 चीजें बेची 180, 45 वाली 6 चीजें बेची 270। इस तरह से मैंने सेल्स रेवेन्यू लिख लिया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस, और साथ में लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। लेस कर लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए, 0 यूनिट्स की कितनी होगी? 0 होगी। 2 यूनिट्स की 40, 4 की, 6 की, 8 की 160। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती थी जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंक्रीज होती रहे। और कैलकुलेट कैसे किया भाई? जितने यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, तो जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं?
कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। 0 यूनिट्स पर 0 की है, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। क्या ये प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट पर आने के लिए इसमें से मजीद क्या माइनस करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो कितनी है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 100 रुपए लिखी हुई है, तो क्या हमेशा सेम होगी या डिफरेंट होती रहेगी? हमेशा सेम होगी। 100 और 100 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर दूं तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगा? वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 100 में से 0 में से 100 माइनस किया, -100, यानी कि यहां तो क्या आ रहा है? 100 का लॉस आ रहा है। फिर -50, फिर 0, फिर +50, फिर +100। सही है। ये हमारे पास फाइनली जो है ना, हमने कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी 0 यूनिट्स बेचेगी, 2 बेचेगी, 4 बेचेगी, 6 बेचेगी या 8 बेचेगी, तो कंपनी को कितना नुकसान हो रहा होगा या कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। सही है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। यानी कि तुमने जो है वो लेट से मिसाल के तौर पर 6 यूनिट्स की बात कर लो, तुमने 45 रुपए वाली 6 चीजें बेची, 270 रुपया आया। वो चीजें जो तुमने 6 चीजें बेची वो तुमने 20 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, तो 120 रुपया चला गया। तुम्हारे हाथ में बच कितना गया? 150। 150 रुपए में से तुमने 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे कर दी, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा अपना 50 रुपए का मुनाफा। सही है। मैं वापस से बताता हूँ, 6 यूनिट्स की अगर एग्जाम्पल ले लें, तो 6 यूनिट्स पर मैंने जो है वो 45 रुपए के हिसाब से जब 6 चीजें बेची तो 270 रुपया मिला। वो 6 चीजें मैंने 20 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, तो 120 रुपया मैंने पे किया होगा। मेरे हाथ में बच गया 150। 150 की अमाउंट को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो 150 रुपया जो मिला उसमें से 100 का फिक्स खर्चा पे कर दिया, अब जो बच गया वो मेरा अपना या प्रॉफिट है या मुनाफा है। सही है। तो हमारे पास 6 यूनिट्स पर एक मिसाल लिए, 6 यूनिट्स का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50 आ रहा है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टीज आपने लिखनी होंगी। पहली बात, अगर कभी भी कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, अगर कभी भी कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट, कंपनी की कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से कम हो, कंपनी की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से कम हो, जिस तरह से 0 यूनिट्स पर, 0 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन कितनी है? 0। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। जिस तरह से 2 यूनिट्स पर, 2 यूनिट्स पर कंपनी की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 50। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। अगर कभी भी कंपनी की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से कम होगी तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहा होगा कि कंपनी लॉसेस में, लॉस कर रही है। लेकिन अगर कभी भी कंपनी की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, कितने यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है? 4 यूनिट्स पर। 4 यूनिट्स पर कंपनी की कंट्रीब्यूशन और कंपनी की फिक्स कॉस्ट बराबर है, तो कंपनी प्रॉफिट में है, लॉसेस में है? कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ना कंपनी कुछ कमा रही है, ना इस बंदे को मुनाफा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। जो रेवेन्यू में आया वो खर्चों में चला गया। ठीक है। तो तुम 4 यूनिट्स देखते हो ना, तो 4 यूनिट्स पर इसने 4 चीजें 45 की बेची, 180 रुपये मिला। वो 4 चीजें से 20 के हिसाब से खरीदी थी, 80 चला गया, 100 बचा। 100 से इसने फिक्स खर्चे पूरे कर दिए, तो इसके जेब में कुछ भी नहीं बचा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कोई फायदा भी नहीं हो रहा, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। और ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन ये कि वहां पर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। सॉरी, हाँ कह सकते हो एक तरह से। तीसरी चीज,
अगर कभी भी कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन ज्यादा और फिक्स कॉस्ट कम हो, तो कंपनी कहां पर होगी? प्रॉफिट में होगी। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में होगी। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम है तो लॉसेस, बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन, और अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से तो कंपनी प्रॉफिट्स में होगी। ठीक है, अच्छा, सेलिंग प्राइस में और सेल्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? सही है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की, सेल्स रेवेन्यू का मतलब सारे यूनिट्स की वैल्यू से जो सेल्स रेवेन्यू से बचेगा। जिस तरह से सेलिंग प्राइस और सेल्स रेवेन्यू डिफरेंट है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट के हिसाब से, सेल्स रेवेन्यू सारे यूनिट्स के हिसाब से, इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सारे यूनिट्स। जब हम कंपनी का मुनाफा या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम टोटल टोटल वाली वैल्यूज लिखते हैं। देखो, हमने सेल्स रेवेन्यू लिखा, सेलिंग प्राइस नहीं लिखी। हमने उसमें से लेस क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस नहीं किया। समझ रहे हो? टोटल वाली वैल्यूज लिखते हैं। भाई सारे यूनिट्स बेचकर क्या आया, सारे यूनिट्स बेचकर क्या क्या खर्चे हुए, फिर जो बच गया। तो सेल्स रेवेन्यू सारे यूनिट्स के लिए, सेलिंग प्राइस एक यूनिट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट सारे यूनिट्स के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट के लिए। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन सारे यूनिट्स के लिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक यूनिट के लिए। ठीक है, मैं यहां पर एक और चीज लिखता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जिस तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट सारे यूनिट्स के लिए, सेलिंग प्राइस एक यूनिट के लिए, सेल्स रेवेन्यू सारे यूनिट्स के लिए, इसी तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक यूनिट के लिए और कंट्रीब्यूशन सारे यूनिट्स के लिए। अब सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो उसके दो तरीके होंगे। एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका तो ये होगा कि देखो, जब तुम्हें टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी थी तो तुमने सारे यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू लिया और सारे यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी। अब तुम्हें एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन ढूंढनी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी है, तो सेल्स रेवेन्यू के बजाय सेलिंग प्राइस ले लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट के बजाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना वो, क्योंकि आप एक यूनिट की बुनियाद पर काम कर रहे हो, जब आपने टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी थी तो आपने सेल्स रेवेन्यू लिया, यानी कि सारे यूनिट्स का रेवेन्यू, और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि सारे यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी। अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी है तो एक यूनिट का सेल्स रेवेन्यू, एक यूनिट का सेल रेवेन्यू तो सेलिंग प्राइस कहलाता है, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहलाती है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एक तरीका है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दूसरा तरीका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का ये है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स से। टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो जितने यूनिट्स की ये कंट्रीब्यूशन है ना उससे। ये दूसरा फॉर्मूला अभी मैं अप्लाई कर कर आपको बताता हूं, लेकिन दूसरे तरीके में क्या है भाई, टोटल आपने निकाल लिया, अब उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। सही है, अच्छा पहले तो पहला वाला तरीका अप्लाई करते हैं। पहले वाले तरीके के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी और क्या आएगी? सेलिंग प्राइस कितनी है? 45 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 20 है। अगर हम पहले वाले तरीके की बात करेंगे, अगर हम पहले वाले तरीके की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 20, तो हमें बच जाएगा 25। अगर हम पहले वाले तरीके की बात करेंगे तो हम 45 में से 20 माइनस करेंगे, 25 बच जाएगा।
सर अगर दूसरे वाले तरीके की बात करेंगे, दूसरे वाले तरीके में ये होता है कि आपने टोटल कंट्रीब्यूशन ली और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया। अब मिसाल ले लो, मुझे बताओ 6 यूनिट्स पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है? 150 है। तो तुम एक काम करो, 150 को डिवाइड कर दो किससे? 6 से, तो भी 25 आएगा। समझ रहे हो? 150 6 यूनिट्स की थी ना, तो एक यूनिट की निकालने के लिए 150 को 6 से डिवाइड कर दिया। या इसी तरह 8 यूनिट पर कितनी है? 200 है। 200 को डिवाइड कर दो किससे? 8 से, तो आपके पास 25 इधर से भी आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके यूज हो सकते हैं। या तो आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दो, या फिर आप टोटल कंट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट पर दो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं, वो क्या होती हैं? कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट। वापस से पूछता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना, वहां पर दो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट। सब एग्री करते हो? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 4 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो 4 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन है 100। 4 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट भी है 100। सही है ना? ये एक बात हो गई। अब वापस से अगर मैं ये सवाल पूछूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर दो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं, बताओ वो दो कौन सी चीजें होती हैं? और कोई और आंसर दो इसके अलावा। एक तो आपने आंसर दे दिया ना, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट, सही है, मान लिया। कोई और जवाब इसका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। चलो सही है, चलो मान लिया। और कोई जवाब दो, एक और। चलो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो कमाया वो खर्चों के बराबर है? भाई रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट। ये भी कह सकता हूं ना। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना है? 180 है। और अब खर्चे देखो, खर्चे जो है वो एक तो 80 रुपए का वेरिएबल है और 100 रुपए का फिक्स्ड है। कितना बना? 180। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर दो बातें कह सकता हूं। एक तो बात ये कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट की वैल्यू के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। और मैं ये भी तो कह सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जितनी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू होती है उतनी ही टोटल कॉस्ट यानी कि सारे खर्चों की वैल्यू होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू 180 है और सारे जो खर्चे हैं जितने भी, वो सारे खर्चे 80 और 100 यानी कि वो भी 180 ही हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में ये दोनों बातें ट्रू हैं, सही हैं, सच है, दुरुस्त है कि टोटल सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी सही है, या टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ये बात भी सही है। ठीक है। अच्छा, फिर इस सवाल के ही डेटा को लेते हुए एक और फॉर्मूला बनाते हैं इसी सवाल के डेटा से। इस सवाल में हमारे पास सेलिंग प्राइस है 45, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20, फिक्स कॉस्ट है 100। ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है? 4 यूनिट। यानी कि अगर कंपनी 4 यूनिट बनाकर बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अच्छा, जो बच्चा लिखने में स्लो है वो क्लास में पिक्चर ले लिया करो बोर्ड की, ताकि फिर तुम आराम से घर पर अगर कवर करना हो, वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाता है, लेकिन अगर कोई स्लो हो लिखने में और पिक्चर लेनी हो तो ले लिया करो। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूं 1 मिनट के अंदर। इसी से रेलेवेंट मुझे एक और बात भी पढ़ानी है। सही है, कर दूं स्क्रॉल डाउन? सेम डेटा लिखते हैं ऊपर वाले सवाल का, यानी कि सेलिंग प्राइस है 45, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 और फिक्स कॉस्ट जो है ना वो है 100।
सवाल में ये डेटा दिया हुआ था आपको, सवाल में बताया हुआ था सेलिंग प्राइस 45 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है और फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 100 है। आपसे ये पूछा गया कि कंपनी का ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना होगा, यानी कि कंपनी जब ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, यानी कि कंपनी को ना मुनाफा हो रहा होगा ना नुकसान हो रहा होगा, तब कंपनी कितने यूनिट्स बनाकर बेच रही होगी। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से हमें पता तो है ना 4, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना। ब्रेक इवन पॉइंट की एक कंडीशन थी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, यही कंडीशन थी। ब्रेक इवन पॉइंट पर जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है वो किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। क्या कंट्रीब्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ या नहीं। पता है कैसे, देखो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, एक फॉर्मूला उसमें से आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट्स, है ना। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। अगर अगर ये यूनिट्स जो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन के नीचे डिवाइड हो रहे हैं उल्टे हाथ पर आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन, सही कह रहा हूं या नहीं, है ना। और यहां पर ये चीज क्या है, कौन सी कंट्रीब्यूशन है, पर यूनिट है या टोटल, टोटल है ना, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है, ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन ये है कि कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है कि कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, जहां पर कंपनी को ना फायदा ना नुकसान हो रहा होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, पहली चीज। फिर हमें ये भी पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या यूनिट्स पूछे जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट, यूनिट्स पूछे जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर कितनी है, दूसरे वाले फॉर्मूले पर आओ, दूसरे वाले फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का तरीका था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर सेलिंग प्राइस 45 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी हुई, 25। ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। अच्छा फिक्स कॉस्ट भी पता है, बिल्कुल पता है। ढूंढना क्या है, यूनिट्स ढूंढने, ये अननोन है जो हमें ढूंढना। हमें आखिर यूनिट्स मालूम करने हैं। हमसे सवाल ने ये पूछा था कि कितने यूनिट्स पर कंपनी को ब्रेक इवन हो रहा होगा, कंपनी ना लॉसेस में होगी ना प्रॉफिट्स में होगी, यूनिट्स अननोन थे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम कैलकुलेट कर सकते थे 45 माइनस 20, फिक्स कॉस्ट हमें दी भी थी 100, तो यूनिट्स इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4 यूनिट्स। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ सकते हो, या इसको अगर एक फॉर्मूले की शक्ल दे दें, इसको एक फॉर्मलाइज्ड शक्ल दे दें, तो मैं यहां से अगर आगे बढ़ूं तो मैं इसको लिख सकता था यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या और फॉर्मल तरीके से मैं ये लिख सकता था कि अगर कभी भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स ढूंढने हो तो आप कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट को कंपनी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू से डिवाइड कर देना। अगर कभी भी कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढने हो, यानी कि कितने यूनिट्स बनाती है कंपनी जिस पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट है उसको आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर ऊपर वाली बात किसी को समझ में आ गई कि ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो पीआरसी क्लियर हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, सही है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाली डेरिवेशन समझ नहीं आई, तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखना। सवाल में तुम फिक्स कॉस्ट ढूंढ लेना, फिक्स कॉस्ट तुम्हें ढूंढनी होगी, सवाल के डेटा में लिखी हुई होगी,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस दी हुई होगी और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करोगे। अगर आपने ये मालूम करना होगा कि कितने यूनिट्स पर कंपनी ब्रेक इवन पर है या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या है, तो आप कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट को कंपनी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना। करेंगे ना, अभी पूरा चैप्टर डिस्कस कर ले, सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर बुक के सारे सवाल मैं क्लास में करवा दूंगा। 30-40 सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, अभी 3-4 क्लासेस तक जो है ना, वो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स लिखते जाओ, फिर एक साथ सारे पास में कर लेंगे। आप लोग सब PRC2 की स्टडी टेक्स्ट ले आए हो? वैसे ये बताओ, अभी कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं वाले भी हैं अभी? तो आप लोग थर्सडे तक कोशिश करना अरेंज कर लो। थर्सडे से हम फिर 5-5 सवाल जो है वो स्टडी टेक्स्ट के भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल में चैप्टर 1 में 30-40 सवाल है, तो वो रोज हम 5-5-5 करते रहेंगे। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है? ठीक है, आपने ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत अच्छे से नोट करना है कि अगर मुझे किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढना होगा तो मैं, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? देखो यहाँ पर हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था। अगर फॉर एग्जांपल, क्या नाम है भाई तुम्हारा? फहद। साथ मुझे बताओ कि लेट से यहाँ पर टेबल में 6 यूनिट्स पर कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, और यूनिट्स कितने? 6। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यानी कि 150 को नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 6 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? तुम 8 कर लो, तो फिर कंट्रीब्यूशन भी 200 करोगे ना सेलेक्ट, तो 200 को 8 से डिवाइड कर लो, फिर भी सेम आंसर आएगा। 200 को 8 से डिवाइड करो तो भी 25 आएगा, 150 को 6 से डिवाइड करो तो भी 25 आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि वहां से हम कंट्रीब्यूशन ले ले 200 वाली और फिर यूनिट्स 8 नहीं ले, बोले मजा नहीं आ रहा 4 वाले लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। जितने हम जो जिस जगह की कंट्रीब्यूशन लेंगे उसी के कोरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स लेंगे। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं भाई फंक्शंस पर। सही है, कुछ फंक्शंस इसी से रिलेटेड है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वगैरह से। इसके कुछ आपके पास सिलेबस में फंक्शंस मौजूद है। सही है। एक आपका फंक्शन जो है ना वो है सेल्स रेवेन्यू फंक्शन, दूसरा कॉस्ट फंक्शन, और तीसरा प्रॉफिट फंक्शन। और साथ में यहां पे लिखना इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। कभी कभार आपके सवाल में सेल्स रेवेन्यू का, कॉस्ट का या प्रॉफिट का फंक्शन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स। अब सर सेल्स रेवेन्यू के फंक्शन का क्या मतलब है? सेल्स रेवेन्यू के फंक्शन का मतलब है एक कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो जिसमें आप नंबर ऑफ यूनिट्स खुद डालो, खुद पुट इन करो, तो वो आपको टोटल सेल्स रेवेन्यू बता दे। आप पहले सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन डिस्कस करते हैं। आप ये तो जानते हो ना, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है। हमने ये पढ़ लिया था भाई, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सेलिंग प्राइस एक यूनिट कितने का बेचा, और उसको जब जितने यूनिट्स बेचे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा।
अगर मैं एज्यूम कर लूं एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 45, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 45 और कोई बोलता है सेल्स का फंक्शन बनाओ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सेल्स रेवेन्यू, फिर मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, उस ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स, इसलिए क्योंकि सवाल में मुझे यहां पर ऊपर इंफॉर्मेशन में ये लिखकर दिया हुआ है कि x यूज करना नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं लिखूंगा एस आर ब्रैकेट में x इज इक्वल्स टू 45x। इसका क्या मतलब है, देखो यूनिट्स, वैसे सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सेलिंग प्राइस हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पर एज्यूम करिए 45, 45 कहां से आया, एग्जाम्पल, सही है, और यूनिट्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, x। इसका फायदा क्या है सर, इस फंक्शन का फायदा क्या है, इस x की जगह जितने यूनिट्स का मुझे सेल्स रेवेन्यू चाहिए मैं वो क्वांटिटी लिखूंगा, तो ये मुझे सेल्स रेवेन्यू बता देगा। मिसाल के तौर पे एक यूनिट 45 का बेचता हूं तो 0 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 0 होगा। यानी कि अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो वो लिख दे एस आर 0 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 0, एक्स की जगह 0 लिखा उसने तो 0 आंसर आ गया। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे कि एक यूनिट का सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो वो लिख दे 45, एक्स की जगह लिख दे 1 तो आ जाएगा 45। अगर कोई 2 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहे तो एस आर टू इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 कितना आ जाएगा 90। अगर कोई 3 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहे तो एक्स की जगह 3 लिख दे, तो ये बन जाएगा 45 इंटू 3 यानी कि 135। ठीक है, एक्स यूनिट्स की जगह आ रहा है बेटे, बीच में ये मल्टीप्लाई वाला है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई वाला है, ऊपर मैंने x जो है ना जहां जहां यूनिट्स फॉर्मूले में आ रहे थे उसकी जगह मैंने x लेटर x यूज किया, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मुझे स्टेटेड था कि x यूज कर लो, सिंबल x यूज कर लो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से कॉस्ट, अब मुझे बताओ कॉस्ट जो है हमने क्या पढ़ा है अभी भाई, हर कॉस्ट को आप दो ही हिस्सों में ब्रेक करो, कौन कौन सा, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो क्या मैं टोटल कॉस्ट के बारे में ये लिख सकता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट, लिख सकता हूं। भाई कॉस्ट जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वेरिएबल, दूसरा फिक्स्ड। और वेरिएबल कैसे कैलकुलेट होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिक्स कॉस्ट है उसमें ऐड कर दो, वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो कॉस्ट जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब इसका अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो मैं कॉस्ट का फंक्शन लिख सकता हूं सी एक्स इज इक्वल्स टू, एज्यूम कर लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए, तो क्या लिखूंगा 20x, एज्यूम कर लो फिक्स कॉस्ट है 100 तो लिख दूंगा 20x प्लस 100। ठीक है, 20x प्लस 100, सी एक्स, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को, x रिप्रेजेंट कर रहा है जितने यूनिट्स की कॉस्ट होनी है उसको, 20x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20x में से x है यूनिट्स, 20 है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमने एज्यूम किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 100 है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मुझे बताओ 0 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 0 प्लस 100 यानी कि 100। कोई मुझसे ये पूछेगा कि एक यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 1 प्लस 100 यानी कि 120। कोई मुझसे ये पूछेगा कि 2 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो मैं 20 इंटू 2 प्लस 100 लिखूंगा यानी कि 140। और कोई मुझसे 3 यूनिट्स की अगर टोटल कॉस्ट पूछेगा तो मैं 20 x की जगह लिख दूंगा 3 यानी कि 20 इंटू 3 प्लस 100 यानी कि मैं लिख दूंगा 160। तो इस तरह से आपका सेल्स रेवेन्यू का और इस तरह से आपका कॉस्ट का फंक्शन लिखा जा सकता है, सही है। इस तरह से सवाल में भी कभी डेटा लिखा हुआ आता है फंक्शंस के तौर पर। तीसरी और आखिरी चीज जो है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बराबर होता है,
क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट? तो अगर आपने प्रॉफिट का फंक्शन ढूंढना है ना, अगर आपने प्रॉफिट का फंक्शन ढूंढना है तो प्रॉफिट का फंक्शन होगा सेल्स रेवेन्यू वाला फंक्शन, सेल्स रेवेन्यू वाला फंक्शन यानी कि 45x माइनस टोटल कॉस्ट का फंक्शन यानी कि हमारी एग्जांपल के हिसाब से 20x प्लस 100। तो जो प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा, जो प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा वो बनेगा 45x में से 20x माइनस करो, 25x माइनस 100। ठीक है, प्रॉफिट का फंक्शन कैसे ढूंढना? प्रॉफिट का फंक्शन ढूंढने के लिए सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन, सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन विच इज 45x माइनस कॉस्ट का फंक्शन जो कि है 20x प्लस 100। एक मिनट दे दो फिर मैं क्वेश्चन पूछ। क्लियर है? प्रॉफिट का फंक्शन ढूंढने के लिए सेल्स रेवेन्यू वाला पूरा फंक्शन जो कि यहाँ पर 45x था माइनस कॉस्ट वाला पूरा फंक्शन जो कि 20x प्लस 100 था। तो 45x माइनस और ब्रैकेट में आ गया 20x प्लस 100 और इसको जब हमने थोड़ा सा सॉल्व करा तो 45 में से 20 माइनस हुआ तो 25x बच गया माइनस 100। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बताओ भाई कंपनी जो है ना उसका 0 यूनिट्स पर कितना प्रॉफिट होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 25 इंटू 0 माइनस 100। मैं बोलूंगा मुनाफा नहीं 100 का नुकसान होगा। कोई मुझसे ये पूछेगा एक यूनिट पर कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा, तो 25 इंटू 1 माइनस 100 यानी कि माइनस 75। कोई पूछेगा कि 2 यूनिट्स पर, तो मैं बोलूंगा 25 इंटू 2 माइनस 100 यानी कि माइनस का 50। 3 यूनिट्स पर 25 इंटू 3 माइनस 100 यानी कि माइनस का 25। और ये ऐसे भी आ सकता था कि देखो लेट से एक यूनिट की बात करो, एक यूनिट का सेल्स रेवेन्यू कितना है? 45। एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है, एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है 120। तो अगर तुम 45 में से 120 माइनस करते हो, अगर तुम 45 में से 120 माइनस करते हो तो कितना आता है? तो फिर भी तुम्हारे पास जो है वो माइनस का 75 आता है यानी कि एक यूनिट का प्रॉफिट आता है। या इसी तरह से 3 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू 135। 3 यूनिट्स के टोटल खर्चे कितने हैं? 160। तो अगर 135 में से कोई 160 माइनस करता है तो फिर भी वो माइनस 25 पर ही पहुंचता है। यानी कि या तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करा हुआ भाई ये सेल्स रेवेन्यू है, ये खर्चे हैं, सेल्स रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करे, ये मुनाफा बच गया, या डायरेक्टली मुनाफे वाले फंक्शन में आपने जब यूनिट्स की जगह 3 डाला तो भी आपका आंसर सेम आ रहा होगा। हाँ बोले। हाँ मतलब मैं माइनस 100 का मतलब ये कि माइनस में इसलिए क्योंकि नुकसान है ना, नुकसान है, लॉस में जा रहे हैं ना। हम वही वाली एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जो शुरू से लेकर चल रहे थे। उसमें मुझे बताओ 4 यूनिट्स पर क्या था? ब्रेक इवन था। 4 यूनिट्स पर देखो ऊपर से ये टैली करेगा। 0 यूनिट्स पर माइनस 100 आ रहा है। 2 यूनिट्स पर कितना आ रहा है? 2 यूनिट पर माइनस 50। देखो यहाँ पर देखो 0 यूनिट्स पर कितना नुकसान आ रहा है, 2 यूनिट्स पर कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये वर्किंग इस तरह से की हुई है और यही वर्किंग तुम्हें यहाँ पर भी नजर आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से 8 यूनिट्स की बात करते हैं, 8 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 8 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू होगा 45 इंटू 8 कितना बनता है? 360। यही बन रहा था ऊपर भी। अच्छा 8 यूनिट्स की कॉस्ट बताओ, 20 इंटू 8 प्लस 100 कितनी आएगी? 260। अच्छा 8 यूनिट्स का प्रॉफिट 25 इंटू 8 माइनस 100 कितना आएगा? 100। अब तुम इस वैल्यू को यानी कि ये 360 को 260 को और 100 को ऊपर वाली वर्किंग से 8 यूनिट्स पर टैली करो। देखो ये वही काम है लेकिन ये दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे स्टाइल में और दोनों तरह से सवाल आते हैं। देखो ये 360 260 और 100 नजर आ रहा है। आपने जो ऊपर पहले वर्किंग करी यहां पर भी देखो 8 यूनिट्स पर आपके पास 360 और फिर 260 कैसे नजर आ रहा है सर? 260 ऐसे नजर आ रहा है कि वेरिएबल कितना है 160 का, फिक्स कितना है 100 का, मिलाकर कितना हुआ 260।
और प्रॉफिट कितना आ रहा है 100 का। यही वैल्यूज तो यहाँ पर भी आ रही हैं, यही वैल्यूज तो यहाँ पर भी आ रही हैं। ये जो 260 है, ये 260 के दो हिस्से हैं, इसमें से 160 का वेरिएबल हिस्सा है और 100 का फिक्स्ड वाला हिस्सा। सही है, ये आपके कुछ फंक्शंस कहलाते हैं। आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो सारी चीजें आप रिवाइज कर कर आना नेक्स्ट क्लास में, और स्टडी टेक्स्ट लेकर आना। क्वेश्चंस? हाँ भाई, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है बोलो। नेक्स्ट क्लास में सब स्टडी टेक्स्ट लेकर आना। यहाँ तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसके क्वेश्चंस हमें स्टडी टेक्स्ट से अब स्टार्ट करने हैं। सही है, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस लेकर आओगे, स्टडी टेक्स्ट लेकर आओगे, मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज।